नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसे ईडी का डर कहें, खौफ कहें या बीजेपी लीडरशिप की डील कहें, एकनाथ शिंदे ने बगावत तो कर दी और वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन सच्चाई ये है कि आज मुख्यमंत्री होने के बावजूद शिंदे एक बेहद कमज़ोर विकेट पर है। अब ये जो तथ्य हैं ये आपको गोदी मीडिया तो दिखाएगी नहीं, अखबार में आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी नहीं, वहाँ तो प्रोजेक्शन बहुत मजबूत है। सच्चाई यह है कि शिंदे भी जान गए हैं कि कमज़ोरी कहाँ है और इसलिए आज वो दिल्ली में थे। दिल्ली में वो सबसे पहले उन्होंने लोकसभा में धावा बोला और 18 में से 12 विधायक अपने साथ कर लिए और जो स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला, उनको बता भी दिया। लेकिन सांसद तोड़ने से, विधायक तोड़ने से पार्टी आपकी नहीं हो जाती, ऐसा कानूनी जानकार कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं इनकी बात मैं आपको बताऊंगा, जिनका ये कहना है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव पार्टी तोड़ने से संगठन आपका नहीं होता और संगठन अगर आपका नहीं है तो बाला साहब और शिवसेना भी आपकी नहीं है। बहरहाल, आज आपके सामने जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं उसमें कई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स होंगे, जानकार होंगे और वो बताएंगे कि एकनाथ शिंदे का ये जो गेम है पलट भी सकता है, कुर्सी भी जा सकती है। सिर्फ फैसला आखिरी इनको करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना साहब। और रमन्ना साहब के जो तल्ख तेवर हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा खेल अगर खंगाला गया तो ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। अब इससे पहले कि शिंदे के ताश के पत्ते हम खंगालें, आज मेरी मुलाकात एक शिवसेना के नेता से हुई दिल्ली में, जो शिंदे कैंप के भी बहुत करीब हैं। और उनका ये कहना था कि शिंदे का जो मास्टर प्लान है वो पूरी तरह से इस बात पे फोकस है कि ना सिर्फ मातोश्री पर कब्जा करना है, महाराष्ट्र पर भी कब्जा करना है। एक बार उनका मास्टर प्लान देख लेते हैं तो आपको थोड़ी स्थितियाँ और सहजता से समझ में आएंगी। अब ईडी और इनकम टैक्स के जो छापे थे उनकी डर से और बीजेपी की मदद से शिंदे ने ज़्यादातर विधायक जो थे महाराष्ट्र के अपने साथ शिवसेना के कर लिए और इसी ईडी और सीबीआई के दम पर या मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की लालच में शिंदे ने लोकसभा में भी शिवसेना को स्प्लिट कर दिया। अभी आप कामयाबी कह सकते हैं। और उनका जो अगला मास्टर प्लान है उसमें वो इलेक्शन कमीशन में पैरवी करने जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन में जो कमिश्नर्स हैं, ज़्यादातर कोई रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी है जो मोदी और अमित शाह के करीब रहा, उनको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनको फेवर मिल सकता है। लेकिन अगर आपको कानूनी पोजीशन में बताऊं तो इतना आसान नहीं है। तीसरा, अगर उनको लगता है इलेक्शन कमीशन से उनको फेवर मिला तो वो पार्टी पर कब्जा कर सकते हैं, यानी उनका कब्जा मुंबई में होगा, महाराष्ट्र में होगा और ठाकरे हाशिए पर होंगे। एक्चुअल में जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है एकनाथ शिंदे का वो ये है कि वो ठाकरे, जी हाँ, ठाकरे पिता पुत्र को किनारे करके खुद बॉस बनना चाहते हैं। अब एकनाथ शिंदे एक बड़ा, आप कह सकते हैं, सपना देख रहे हैं और सपना वो ये देख रहे हैं कि विधायकों के बाद और सांसदों के बाद कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा जब उनके हाथ में होगी तो उनके हाथ में शिवसेना भी आ जाएगी। लीगल पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट है। हालांकि आज दिल्ली में कई बड़े वायदे शिंदे साहब ने किए। अभी तो लोकसभा में पत्र दिया है, ये प्रोसेस शुरू कर दी है। अभी आगे आगे एक ही दिन में आपको सब कैसे बताएंगे हम, रुको जरा और बाद में करें। अब शिंदे जिस कुर्सी पर बैठे हैं मुख्यमंत्री की, उसका हर पाया इतना कमज़ोर क्यों है, इसको समझने के लिए मुझे लगता है कि पहले आप ये ग्राफिक्स देखिए, इसको समझिए और फिर सारा खेल, यहाँ सारा खेल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर आप ये ग्राफिक्स देखें तो ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि शिवसेना में दो फाड़ हो चुकी है। एक कंप्लीट स्प्लिट दिखता है जहाँ पर एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो ओरिजिनल शिवसेना के हैं और दूसरी तरफ जो बागी नेता हैं एकनाथ शिंदे जो भाजपा की मदद से मुख्यमंत्री हैं। दो धड़े में शिवसेना बढ़ चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि संगठन जो है वो अभी भी पूरी तरह से
ठाकरे साहब के हाथ में है, जबकि जो विधायिका है लेजिस्लेटिव पार्टी यानी विधानसभा और इधर लोकसभा, उसके अधिकांश सदस्य शिवसेना के वो शिंदे के साथ हैं, शिंदे की छतरी के नीचे हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन के अगर आप रूल रेगुलेशंस देखेंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नज़रिया देखेंगे, तो पार्टी उसी की होगी जिसके नाम रजिस्ट्रेशन है, जिसके नाम सिंबल है, और सिंबल और पार्टी का रजिस्ट्रेशन जो शिवसेना का है, उसके अध्यक्ष अभी भी उद्धव ठाकरे हैं। और असली शिवसेना का जो दावा कर रहे हैं शिंदे साहब, उनके लिए तो एक ही विकल्प है, अगर वो नई पार्टी बना लें या मर्जर कर लें तो मुख्यमंत्री रह सकते हैं, अगर बीजेपी के साथ मर्ज हो जाएं। लेकिन असली शिवसेना का दावा करना उनके लिए एक बहुत कठिन चुनौती है, क्योंकि उनकी स्थिति कानूनी तौर पर बहुत कमज़ोर है। अब ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है PDT आचार्य की, दक्षिण भारतीय हैं, लेकिन लोकसभा में 10 साल तक, जी हाँ 2 टर्म सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा के। और जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज की बात है, संवैधानिक जानकारियाँ जो इनको हैं, संविधान से जुड़ी, प्रोसीजर से जुड़ी, लेजिस्लेचर से जुड़ी, हिंदुस्तान में इनका कोई सानी नहीं, कोई इनको टक्कर नहीं दे सकता। 40 साल का एक्सपीरियंस है। और एक बड़ी अच्छी बात आचार्य साहब ने कही, उन्होंने कहा कि जिसने टिकट दिया, जी हाँ जिसने टिकट दिया, और जिसके टिकट पर कोई उम्मीदवार विधायक बना, तो जिसने टिकट दिया वही मालिक मुख्तार है पार्टी का। तो ये जो टिकट दिया, चाहे शिंदे को टिकट दिया हो, चाहे बागियों को टिकट दिया हो, टिकट तो उद्धव ठाकरे के हाथ से ही बटा। उद्धव ठाकरे ही पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, संगठन उनके हाथ में है। और आचार्य साहब का कहना है कि इलेक्शन कमीशन हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कानूनी स्थिति यह है कि पार्टी का मालिक मुख्तार वही है जिसके पास संगठन है। सुनिए क्या कह रहे हैं। That these members actually belong to the Shiva Sena, which is led by Uddhav Thackeray, because Mr. Shinde is not the president of that party. अब आचार्य साहब ने एक और चीज़ कही। इनका ये कहना है कि शिंदे साहब ने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली भाजपा के सहयोग से, और महाराष्ट्र की विधानसभा में नया स्पीकर आया, और उस नए स्पीकर ने शिंदे साहब का जो बागी गुट था उसको शिवसेना की असली पार्टी का स्टेटस दे दिया, दर्जा दे दिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। उन्होंने कहा ये फैसला बिल्कुल गलत है, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाते ही खारिज हो जाएगा, क्योंकि स्पीकर के पास पार्टी को रिकॉग्नाइज करने की पावर नहीं है। आचार्य साहब का ये कहना है, लोकसभा के 10 साल तक जनरल सेक्रेटरी रहे, इनका ये कहना है कि स्पीकर का काम है, एक स्टैच्यूटरी अथॉरिटी है, उसका काम है सदन चलाना, सदन की कार्रवाई चलाना, ना कि किसी पार्टी को रिकॉग्नाइज करना। इसलिए ये मामला आखिर में रमन्ना साहब के पास ही जाएगा, और वहाँ पर कानूनी तौर पर स्थिति शिंदे की बेहद कमज़ोर है। अब जो बात कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट PDT आचार्य साहब ने कही, कुछ वही बात हमारे महाराष्ट्र के एक्सपर्ट और बहुत ही बेखौफ पत्रकार आप कहें अशोक वानखेड़े साहब ने भी कही। उन्होंने भी यही कहा कि सबसे बड़ी गलती एकनाथ शिंदे ने ये की कि उन्होंने बीजेपी की बैकिंग पर यहाँ तक कह दिया कि ये जो पार्टी है बाला साहब की वो मेरी है। ये जो ओरिजिनल पार्टी को लेकर जो उन्होंने दावे किए, यहीं पर एकनाथ शिंदे ने अपनी स्थिति को बहुत कमज़ोर कर लिया। अब मतलब कितनी इमेच्योरिटी है इस ग्रुप में। इन्होंने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस कर दी कि हम शिवसेना बाल ठाकरे होंगे, फिर उसके बाद इन्होंने क्लेम किया कि ओरिजिनल शिवसेना हम ही है। फिर इनको किसी ने कान में जाके बोला कि ये शिवसेना मत बनाओ, मर जाओगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं अलग पार्टी नहीं बना रहे, अब ओरिजिनल शिवसेना हमारी है। अब यदि ओरिजिनल शिवसेना तुम्हारी है तो फिर तुम सरकार से यदि ये कर देते हो तो किस अधिकार से आपने ओरिजिनल शिवसेना अपनी कहा? क्या आप इलेक्शन कमीशन गए? क्या आपने वहां एप्लीकेशन लगाई? सब नलीफाई है। अब दोस्तों हकीकत यह है कि बीजेपी, जी हाँ देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह ये भी समझ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की जो स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, इसीलिए इतने दिन बीत गए लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक मंत्री कोई नहीं बना है। सिर्फ सीएम है और डिप्टी सीएम है, बाकी कोई मंत्री नहीं। विधायकों में बहुत बेचैनी है कि उनका भविष्य क्या होगा, वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, मंत्रिमंडल की शपथ होगी भी कि नहीं होगी, कोई कैबिनेट होगी भी कि नहीं होगी, सब कुछ एडहॉक बेसिस पे चल रहा है।
और इधर लोकसभा से जो 12 सांसद तोड़े, इनको लालच ये दी गई थी कि हम आपको मोदी सरकार में मंत्री बनाएंगे। लेकिन बीजेपी के चाणक्य का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एकनाथ शिंदे के फेवर में फैसला देती है और पार्टी उनकी हो जाती है, तब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। यानी आप कह सकते हैं कि बीजेपी ने एक तरह से सारी स्थिति को सस्पेंशन में डाल रखा है। और सच ये है कि शिवसेना के बहुत से विधायक जो शायद अब उद्धव ठाकरे के पास ना जा पाएँ, जो शायद एकनाथ शिंदे की कश्ती में बहुत ज़्यादा सफ़र ना कर पाएँ, वो उस कश्ती से कूदकर बीजेपी की तरफ रुख कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें, 2 कॉरपोरेटर नवीन गावते और इनकी पत्नी अपर्णा गावते, अपर्णा और नवीन, जी हाँ, पति पत्नी हैं, कॉरपोरेटर हैं। कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे के साथ थे, उनको सपोर्ट देने की बात कर रहे थे, कस्में वायदे थे। लेकिन जब मौजूदा स्थिति देखी तो नवीन और उनकी पत्नी अपर्णा, जी हाँ, शिंदे को छोड़कर वो बीजेपी में आ गए। और बीजेपी में उनको लाने वाले हैं बीजेपी के एमएलए गणेश नायक। और ये सिर्फ थाने की या पुणे की या मुंबई की बात नहीं है। महाराष्ट्र में कई जिलों में बहुत से विधायक, बहुत से कॉरपोरेटर, बहुत से नेता जो कहीं ना कहीं शिंदे के साथ जुड़े हैं, वो बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर घंटी जो खतरे की बज रही है वो शिंदे के लिए बज रही है। और शायद किसी ने कहा, शायद संजय राउत ने कहा कि गद्दार आखिर गद्दार ही रहता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, राउत साहब कह रहे हैं। और उधर गद्दार शब्द को सुनकर एकनाथ शिंदे कैंप का कहना है कि वो गद्दार नहीं, दरअसल वही असली वफादार हैं। बहरहाल कौन गद्दार कौन वफादार, इसका फैसला तो अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच करेगी। और इसके पहले संकेत आपको इलेक्शन कमीशन से भी मिलेंगे कि किसकी पार्टी है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि शिंदे साहब, जिन पर बहुत भरोसा किया ठाकरे साहब ने, आखिर उन्होंने कहीं ना कहीं धोखा दिया। और इसका एंड रिजल्ट जो लोगों को दिख रहा है, जो पंडितों को दिख रहा है, जानकारों को दिख रहा है, वो ये कि शिवसेना कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा नुकसान उसी का होगा। और अगला जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी में हो सकता है आधे से ज़्यादा जो विधायक हैं कहीं ना कहीं वो बीजेपी के खेमे में आ जाएं, जो आपको दिख रहा है। फ़ायदा बीजेपी को हुआ क्योंकि मोदी और अमित शाह का एक ही ऑब्जेक्टिव था, रीजनल पार्टी को ख़त्म करना। और शिवसेना जो उनकी आइडियोलॉजी की पार्टी है, उससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक डर सा था बीजेपी को अपने भविष्य को लेकर। तो एक बड़ा कांटा आप ये कह सकते हैं निकालने में चाणक्य कामयाब हुए। अब दोस्तों, जो चाणक्य के समर्थक हैं उनका ये कहना है कि उनको एकनाथ शिंदे की सरकार से लेना देना नहीं था। शिंदे महीने भर चलें या 6 महीने चलें, बीजेपी का जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वो था कि महाराष्ट्र में एक रीजनल पार्टी जो उनकी आइडियोलॉजी की थी उसको कमज़ोर कर देना हमेशा के लिए। और शायद इसमें कामयाब दिखते हैं चाणक्य। हकीकत ये है कि जब से महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और सरकार बनी, सबसे पहले बीजेपी ने अजीत पवार को तोड़ा और सरकार बनाने की कोशिश करी। लेकिन अजीत पवार अपने अंकल शरद पवार के साथ वापस चले गए और एक नया कॉम्बिनेशन पावर का बना जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी आई। लेकिन जब ये सरकार बनी, अच्छी चल रही थी, उसको भी डिस्टर्ब किया बार बार, कभी फडणवीस ने तो कभी दिल्ली दरबार ने, उसको चलने नहीं दिया और आखिर में शिवसेना को तोड़ दिया और फिर ये सरकार फंस गई। यानी कुल मिलाकर जब से ये सरकार बनी है इस पर ग्रहण लगा हुआ है। और महाराष्ट्र जो देश का सबसे ज़्यादा जीडीपी कमाने वाला, सबसे ज़्यादा कमाई का जो हमारा राज्य है, मुंबई जिसको हम फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं, कहीं ना कहीं हमने इसको पैरालाइज किया है, पॉलिटिकली पैरालाइज किया। कोई काम मंत्रालयों में नहीं हो रहा है क्योंकि कैबिनेट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो इसका मतलब क्या है, पार्टी आपने तोड़ दी लेकिन नुकसान आपने महाराष्ट्र का किया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो और मेरी कोशिश रहेगी कि ये डेवलपमेंट अभी भी हो रहे हैं और मेरी कोशिश हमेशा रहेगी महाराष्ट्र में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेटेस्ट अपडेट करता रहूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आखिर में एक ही मेरी इंतज़ार रहती है, एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, सबसे पहले आपको खबर मिले। आज बस इतना ही, नमस्कार।